आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4 मैथ में चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसको करने के लिए आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए। पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है हमारा कैलेंडर कैसे देखते हैं ये चीज, और दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है ये कि क्लॉक कैसे देखते हैं। तो चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कैलेंडर कैसे देखा जाता है। तो ये है जो कैलेंडर आप देख रहे हो, ये हमारा 2021 का कैलेंडर है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज, अगर आपने अब तक महीनों के नाम नहीं याद किए हैं तो महीनों के नाम याद कर लीजिए। और साथ ही में आपको एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो है ये कि हमारा कौन सा महीना कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि मैंने कहीं पे लिख दिया 2-2-11, तो इस 2-2-11 का मतलब है 2 तारीख और दूसरा महीना यानी कि फरवरी और 2011। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। जनवरी हमारा पहला महीना होता है, फरवरी हमारा दूसरा महीना होता है, मार्च हमारा तीसरा महीना होता है, अप्रैल हमारा चौथा महीना होता है, पांचवा महीना होता है मई, छठा महीना होता है जून, जुलाई होता है सातवां, अगस्त होता है आठवां, नवा होता है सितंबर, दसवां होता है अक्टूबर, 11वां होता है नवंबर और आखिरी यानी कि दिसंबर होता है हमारा 12वां महीना। तो अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि आपको बताना है कि 2/2/21 को हमारा कौन सा दिन था, तो सबसे पहले तो आप साल देखोगे तो साल क्या है हमारा 21, यानी कि ये साल पूछ रहे हैं 2021 का। तो ये जो कैलेंडर आपको दिख रहा है ये हमारा 2021 का ही है। फिर दूसरा महीना, सॉरी ये रहा महीना, फिर दूसरा महीना। तो दूसरा महीना मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, फरवरी। तो अब हम देखेंगे फरवरी की दूसरी तारीख को। तो चलो अब देख लेते हैं फरवरी की दूसरी तारीख को। तो फरवरी की दूसरी तारीख थी हमारी ट्यूसडे, यानी कि 2/2/21 को जो दिन था वो था हमारा ट्यूसडे। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा नंबर के हिसाब से डेट को निकालना। ठीक, अब इसमें एक और चीज जो आपसे इस चैप्टर में पूछी जाने वाली है वो है ये कि जो हमारे महीने हैं उनके बीच में कितने दिन पड़ते हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लो, आपसे कह दिया जाएगा कि आपको बताना है 1 अप्रैल यानी कि इस वाले महीने से लेकर 10 जून यानी कि इस महीने के 10वीं तारीख तक कितने दिन आएंगे। तो देखो करने का तरीका बहुत आसान है। पहले देख लो अप्रैल में कितने दिन है, क्योंकि अप्रैल का कहां से कहा गया था, कहा था कि 1 अप्रैल से आपको देखना है, यानी कि पूरा अप्रैल का महीना। तो अप्रैल में हमारे हैं 30 यानी कि 30 दिन, प्लस कर लो। अप्रैल के बाद क्या आया, मई आया कि नहीं आया। मई में देख लो कितने दिन है 31, तो लिख दिया 31, प्लस कर लो। और हमको कहां तक निकालना था, हमको निकालना था 10 जून तक। तो हम 10 दिन इसमें और जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें जून का पूरा जून तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिर्फ 10 जून तक। तो इसको जोड़ लो, हमारा आंसर आएगा 71। मतलब यह है कि अप्रैल से लेकर 10 जून के बीच में 71 यानी कि 71 दिन आते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। और जो अगली चीज मैं आपको बताऊंगा वो है क्लॉक, यानी कि घड़ी कैसे देखते हैं। तो देखो, तो अभी आपको दिख रही है एक हमारी क्लॉक यानी कि घड़ी की इमेज। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं इस घड़ी में कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक के नंबर दिख रहे हैं। तो ये जो 12 तक के नंबर हैं ये दो चीज दिखा रहे हैं। पहली चीज ये है कि जो घड़ी है ये हमारी 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे दिखाने वाली घड़ी है। और साथ ही में ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारे घंटे यानी कि आवर्स को दिखाते हैं। अब इसके बाद में आपको घड़ी के बीच में छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये हमारी मिनट को दिखाती हैं, यानी कि एक लाइन हमारे 1 मिनट के बराबर है। तो अगर आप इन छोटी छोटी लाइनों को गिनोगे तो हमारी इसमें टोटल 60 यानी कि 60 लाइनें होंगी। यानी कि ये घड़ी हमारे कितना टाइम दिखा रही है, ये घड़ी टोटल हमारे 60 मिनट दिखा रही है, मतलब सारी लाइनें मिलाकर। ठीक, अब मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर हमारे आवर्स यानी कि घंटे हैं।
अब साथ में मैं आपको सुइयां बता देता हूं। तो ये जो आपको पतली वाली लाल सी सुई दिख रही है, ये है हमारी सेकेंड हैंड, मतलब कि वो सुई जो कि सेकेंड्स को बताती है। और ये जो आपको काली वाली लंबी सी सुई दिख रही है, ये है मिनट हैंड। ये सुई हमारे मिनट्स को बताती है। और उसके बाद में ये जो छोटी वाली सुई आप देख रहे हो काली वाली, ये है आवर हैंड, क्योंकि ये जो सुई है ये हमारे घंटों को दिखाती है। ठीक, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको 3:50, नहीं, थोड़ा 3:50 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो 3 बज रहा है, आपको ये दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये जो टाइम है 3 बज रहा है, इसको निकालने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारी जो सुइयां हैं ये आखिर काम कैसे करती हैं। तो देखिए, ये जो सेकंड वाली सुई है, जब ये पूरा टिक 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 करके एक राउंड मारती है, तब हमारा 1 मिनट होता है। क्योंकि हमको पता है कि एक राउंड में हमारे 60 यानी कि 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में हमारा 1 मिनट होता है। तो जब ये लाल वाली सुई एक राउंड मारेगी, तब हमारा 1 मिनट होगा। मतलब ये है कि ये जो आपको काली वाली सुई इस नंबर पे दिख रही है, ये हमारी इस नंबर पे, सॉरी ये ज्यादा खिंच गया, ये हमारी इस नंबर पे यानी कि दूसरे वाले नंबर पे आ जाएगी। मतलब कि 1 मिनट हो जाएगा। अब ऐसे ही 1-1 मिनट होते होते जब ये काली वाली सुई जब ये काली वाली सुई सारे मिनट करके 12 यानी कि 12 पर आएगी, तो मतलब 1 घंटा हो जाएगा। अब देखो, यहां पर 1 घंटा तो हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो छोटी वाली सुई है ये हमारी घंटे को दर्शाती है, यानी कि ये घंटे पर ही बदलेगी। सेकंड वाली सुई सेकंड पे बदल रही थी, मिनट वाली सुई मिनट पे बदल रही थी, इसी तरीके से जो घंटे वाली सुई है वो घंटे पे बदलेगी। मतलब ये है कि जब ये काली वाली सुई एक बार आके घूमेगी, तो ये जो घंटे वाली सुई है ये 2 पे रुकेगी। फिर जब काली वाली सुई दूसरी बार अपना ये जो राउंड है इसको कंप्लीट करेगी, तो ये घंटे वाली सुई 2 पे आएगी। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से काली वाली सुई चलती रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बताना है कि 3 बजने पे सुइयां कहाँ होंगी, तो देखो 3 बजेगा, मतलब जो घंटे वाली सुई है वो क्या बताएगी, वो बताएगी 3 घंटा, है कि नहीं बात है। और जो मिनट वाली सुई है वो आएगी 12 पे, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जब रोटेशन कंप्लीट होगा तब हमारा घंटा पूरा होगा। और अभी हमारा 3 बज चुका है, यानी कि 3 घंटा पूरा हो चुका है, और आगे कुछ भी मिनट नहीं बताया गया है, तो हमारा 3 बजे का टाइम ऐसे होगा। मान लो मैं आपसे कह दूं कि आपको बताना है कि 3:30 का, यानी कि 3:30 का कितना टाइम होगा। अब देखो, कई बच्चे इसमें ये कहेंगे कि सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मिनट हो रहे हैं। चलो घंटा तो पता चल जाएगा, आपको बता दिया गया कि 3:30 आपको बताना है, तो इसमें आप ये तो समझ जाओ कि हाँ ये घंटा है। तो हमने कर दी छोटी वाली सुई 3 के सामने। अब ये जो मिनट है, मतलब ये जो मिनट था हमारा 30 मिनट, इसको कैसे दिखाएं। देखो, इसके लिए हमेशा याद रखना कि ये जो 3 होता है ना, यहाँ पे 15 मिनट पूरे होते हैं, 6 पे हमारे 30 मिनट पूरे होते हैं, 9 पे हमारे 45 मिनट पूरे होते हैं, और 12 पे हमारे 60 मिनट पूरे होते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई सुई, मतलब अगर ये मिनट वाली सुई, सॉरी ये मिनट वाली सुई हमारी 3 पर आती है, तो हम कहेंगे इतना बज के 15 मिनट। मान लो 3 बज चुका है, तो हम कहेंगे 3 बज के 15 मिनट हो रहा है। अगर ये मिनट वाली सुई हमारी 6 पे आती है, तो हम कहेंगे 3:30 यानी कि 3:30 हो रहा है। अगर ये मिनट वाली सुई 9 पे आती है, तो हम कहेंगे 3:45 यानी कि 3:45 यानी 3 घंटे और 45 मिनट हो रहे हैं। और अगर ये 12 पे आती है, तो 12 पे आने पे सीधी सी बात है, जो छोटी वाली सुई है ये अब बदल जाएगी, ये अगला नंबर कर लेगी, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो गया है, तो हमारा 4 बज जाएगा। देखो, मुझे पता है अभी मैंने आपको जो समझाया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप आगे ये क्वेश्चन करते जाएंगे इस चैप्टर में, वैसे वैसे आपको टाइम कैसे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। अब देखो, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, वो है ये कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही मान लो ये जो हमारी मिनट वाली सुई है, जब ये एक हमारा सर्कल पूरा कर लेगी, तब तक ये जो घंटे वाली सुई है यहीं पे बैठी रहेगी,
और जब सर्कल पूरा होगा तो खट से यहाँ आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। मिनट वाली सुई के साथ में हमारे घंटे वाली सुई भी चलेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगी। मान लो टाइम हो रहा है 3:30, तो 3:30 में जो घंटे वाली सुई है ना, वो हमारी 4 और 3 के बीच में होगी। ठीक, 4 और 3 के बीच में होगी। और जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो जहां पे घंटे वाली सुई होती है ना, उससे पहले वाले नंबर को लिया जाता है। मतलब ये कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप 4 को नहीं बल्कि 3 नंबर को लोगे और आप कहोगे 3:30 यानी कि 3:30 हो रहा है। तो ये तो था हमारा घड़ी का कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग अपना ये जो चैप्टर है इसको पढ़ लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा कि घड़ी का इस्तेमाल हमारा कैसे होता है। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर पे। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ ये रहा चैप्टर नंबर 4। टिक टिक टिक, Pampos and Sazia were discussing whose house is the furthest from school। मतलब ये है कि पोम्पस और साजिया दो दोस्त हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से ज्यादा दूर है। आई हैव टू वॉक फॉर 5 minutes टू रीच स्कूल, जिसमें जो लड़का है जिसका नाम है पोम्पस, ये कहता है कि मुझे 5 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में। फिर जो लड़की है साजिया ये कह रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 minutes टू रीच स्कूल। मतलब ये लड़की साजिया कह रही है कि मुझे स्कूल पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगता है। इम्पॉसिबल, योर होम इज फारदेस्ट फ्रॉम स्कूल। मतलब यह है कि ये सुन के जो लड़का है ये कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, तुम्हारा घर सबसे ज्यादा दूर है स्कूल से। बट आई चेक्ड माई वॉच, लड़की कह रही है लेकिन मैंने अपनी घड़ी चेक करी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मतलब ये कह रही है कि मैंने स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकली। तो ये आप देख रहे हो घड़ी में 7 बज रहा है, छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 12 पे, मतलब कि 7 बज रहा है। When I reached school, the minute hand points to 2। मतलब जब मैं स्कूल पहुंची, जो ये मिनट वाला हाथ था ये हमारा 2 पर था। You are wrong, तुम गलत हो। You reach school at 7:10। मतलब तुम स्कूल 7:10 पे पहुंची हो। How? लड़की पूछी है कैसे। Can you see these thin lines between the numbers। मतलब ये है कि क्या तुमको नंबर के बीच में ये पतली पतली लाइनें दिख रही हैं, पतली पतली जो आपको नंबर के बीच में दिख नहीं रही हैं, छोटी छोटी सी, इसकी बात कर रहा है। यस, सो व्हाट, तो लड़की कहती है हाँ तो क्या। लड़का कह रहा है द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 10 minutes past 7 और 7:10। मतलब ये कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई थी वो ये छोटी छोटी लाइनें हैं ये 12 के बाद में 10 बार चली हैं, इसीलिए तुम स्कूल 7:10 पे पहुंची हो। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7। अब लड़का कह रहा है कि मैं 7 बजे घर से निकला। आई रीच स्कूल एट 7:05। सी द मिनट्स हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। मतलब यह कि लड़का ये कह रहा है कि मैं स्कूल 7:05 पे पहुंचा, देखो जो मिनट वाली सुई थी वो 5 लकीरें पार करी है, मतलब मैं 7:05 पे पहुंच गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं प्रैक्टिस टाइम, ये तो रुको कट गया, हाँ यहां पे ये कह रहे हैं प्रैक्टिस टाइम 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक हु इज राइट। मतलब यह है कि 3 दोस्तों ने घड़ी से समय देखा, आपको बताना है कौन सा दोस्त सही है। तो पहले वाली आपको घड़ी में क्या दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो पहले वाली घड़ी में क्या बज रहा है, ये जो नीचे वाली सुई है ये हमारी छोटी वाली है, ऊपर वाली बड़ी वाली है। तो देखो छोटी वाली सुई किस पर है, 3 पर, यानी कि 3 बज रहा है, 3 घंटा हो रहा है। और मिनट वाली सुई कहाँ है, 12 पर, 12 का मतलब घंटा कंप्लीट, यानी कि 3 बज रहा है एग्जैक्ट। तो चिंकू पहले कह रहा है, सॉरी चीकू कह रहा है 12:03, गलत। बिट्टू कह रहा है 12:15, ये भी गलत। 12:15 तब होता अगर छोटी वाली सुई 12 पे होती और बड़ी वाली सुई 3 पर। अब पिंकी कह रही है 3 बज रहा है, जो कि एकदम सही है। इसके बाद में नीचे दूसरा है ये घड़ी, अब आपको इसका टाइम बताना है। तो देखो पहले तो ये देख लो घंटा कितना है, लेकिन अब इसमें एक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि जो छोटी वाली सुई है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं,
ये जो छोटी वाली सुई आप देख रहे हो, ये ना तो हमारे 5 पर है ना तो 6 पर है। अब घंटे हो रहे हैं तो हो कितने रहे हैं? तो मैंने जब आपको क्लॉक पढ़ा रहा था मैं आपको, तब मैंने कहा था कि ऐसी जब कंडीशन होती है कि जो घंटे वाली सुई है वो घंटे पे ना होकर, मतलब किसी नंबर पे ना होकर कहीं बीच में है, तो उस सुई से पहले का जो नंबर है वो हमारा घंटे के तौर पे लिया जाता है। मतलब ये है कि इसमें घंटे के तौर पे हम लेंगे 5 यानी कि 5 को। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 5 को। अब बारी है मिनट निकालने की। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे होता है 15 मिनट, यहाँ पे होता है 30 मिनट, और आपको पता है एक से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट और बढ़ते हैं। तो 30, ये जो सुई है ये कहाँ दिख रही है, 7 पे दिख रही है, तो 6 तक हो गया 30, तो 5 और आगे बढ़ जाओ, तो 5 आगे बढ़ोगे कितना आएगा, 35 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5:35 हो रहे हैं इसका टाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा फिर से पिंकी। ठीक है, और ये है हमारा आखिरी वाला क्लॉक। तो आखिरी वाले क्लॉक में कितना बज रहा है ये देख लेते हैं। तो हमारी घंटे वाली सुई कहाँ है, 7 से थोड़ा आगे है, नंबर हम लेंगे 7। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग पहला वाला नंबर लेते हैं। तो 7 बज के, और सुई किस पे है, लंबी वाली सुई है 3 पर। मैंने कहा था ये कितने मिनट होते हैं, ये होते हैं 15 मिनट। तो ये 7:15 हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 7:15 यानी कि आखिरी वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। अब इसमें अगला है हमारा, मतलब अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें है शो द फॉलोइंग टाइम इन क्लॉक। मतलब नीचे आप देख रहे हो कि ये टाइम दिया हुआ है, आपको इस टाइम को घड़ियों पे दिखाना होगा। तो चलो सबसे पहले पहली घड़ी में चलते हैं। तब देखो पहली घड़ी में उतना क्लियर है नहीं, लेकिन तब भी आप नंबर तो समझ ही रहे होगे, है कि नहीं? तो इसमें बज रहा है 3:10 यानी कि 3 घंटा 10 मिनट, यानी कि 3:10। तो हमें पहले घंटे वाली सुई को 3 पे करना है, यानी छोटी वाली सुई को 3 पे करना है, ये कर दिया 3 पे। और फिर बड़ी वाली सुई को 10 मिनट पे करना है। 10 मिनट कब होगा, 5 मिनट ये हो जाएगा और 10 मिनट ये हो जाएगा। तो 10 मिनट हमारा हो जाएगा 2 पर, यानी कि ये हो जाएगा ये टाइम। ठीक है, इसके बाद में है 6:40। तो 6:40, पहले तो घंटा ढूंढ, मतलब घंटा ढूंढ लो। तो ये छोटी सी सुई हमारी 6 पर है। इसके बाद में 40 दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये 6 से आगे आएगी। क्यों आगे आएगी, क्योंकि 40 मिनट है, यानी कि 1 घंटा होने वाला है। सीधी सी बात है, मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ रही है तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये तकरीबन 7 से थोड़ा पहले यहाँ कहीं आएगा घंटे वाली सुई, फिर आएगी मिनट वाली सुई। कलर चेंज कर लेता हूं, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई किस पे जाएगी, हो जाएगी 40 पे। आपको पता है ये है 15, ये है 30, ये है 45, यानी कि 40 से पहले आता है कि नहीं आता है। तो हम 5 सेकंड पीछे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारा 6:40 का टाइम। इसके बाद अगला है, इसमें ये हमारा कॉर्नर पे ये है 4:45 यानी कि 4:45। तो पहले तो इसमें 4 बजा लो, नंबर नहीं लिखे लेकिन हमको पता है ये है 3, 3 के बाद आता है 4, यानी कि यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद में है 45 यानी कि 45, यानी कि 4 से सुई हमारी थोड़ी आगे होगी। चलो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये थोड़ी आगे है, यहाँ पे दिखने में शायद आपको करेक्शन थोड़ी मतलब गड़बड़ लगे। अब 45 कर लो, आपको पता है ये है 15, ये है 30 और ये है 45, तो डायरेक्ट इससे मिला लो। तो ये हो जाएगा हमारा इसका टाइम। इसके बाद में ये है दूसरी घड़ी। इसमें टाइम है 2:20। ठीक है, तो 2 बचा लो, ये बचा लिया मैंने 2, 20 मिनट, 5 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, 15 मिनट इधर और 20 मिनट इधर, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके का। इसके बाद में है 3:15। तो पहले तो 3 बजवा लो, ये बजवा लिया 3, थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि मिनट हो रहा है। उसके बाद में अब आपको 15 बजवाना है। तो 15, 5 मिनट इधर, 10 मिनट इधर और 15 मिनट 3 पर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इसका टाइम। और इसके बाद में जो आखिरी वाली घड़ी है इसका टाइम आपको खुद से ही करना होगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन पूरा। अब इसके बाद में अगला है डू यू लाइक स्काई वॉचिंग। मतलब ये कि क्या आपको स्काई वॉचिंग यानी कि आसमान देखना अच्छा लगता है। इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। मतलब ये कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जहां पर भी रहते हो
आपको ये बताना है किस समय पर यानी कितने बजे जो सूरज है वो ऊपर आता है। तो जितने बजे भी सूरज निकलता है उसका टाइम लिख दो यहाँ पर। When did sunset मतलब जो सूरज है वो कितने बजे ढलता है, तो जितने बजे भी ढलता हो उसका टाइम लिख दो। Does the sun rise and set at the same time every day मतलब जो सूरज है क्या वो एक ही समय पे उगता और ढलता है, तो आंसर होगा नो, नहीं, क्योंकि सूरज उगने और ढलने का टाइम बदलता रहता है। Look at a newspaper and see the time of sunrise and sunset in different month। अब आपको न्यूज़पेपर जो होता है उसमें अक्सर सनसेट और सनराइज का टाइम लिखा रहता है, तो अगर आपके पास में न्यूज़पेपर आता है कोई तो आप उसमें देख सकते हो। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस मतलब इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना बज रहा होगा। तो देखो पीछे आपको दिखने में क्या दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब दिन का कोई टाइम होगा और देखने से लग रहा है या फिर तो ये फोटो सवेरे सवेरे ली गई है या फिर तो ये फोटो थोड़ी शाम की तरफ ली गई है। तो चलो देख लेते कब ली गई है फोटो। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस मतलब ये जो फोटो है ये पेरिस फ्रांस की है। इन पेरिस द सन सेट एट 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर मतलब यह कि गर्मियों के मौसम में जो सूरज है वो रात के 9 बजे ढलता है। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर बाय 4 PM इन द इवनिंग मतलब ये है कि जो फोटो है ये सर्दी के मौसम में 4 बजे ली गई है और 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है मतलब कि शाम हो जाती है। तो आपको ये जो मैंने कहा था दिन को होगी या फिर शाम को, तो ये शाम को ली हुई है, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम मतलब ये है कि मिनट हैंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको देखना कैसे वो मैं इस क्वेश्चन से समझा देता हूं। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहले तो देख लो कि हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पे है। घंटे वाली सुई 4 से पहले 3, 4 से पहले 3 यानी कि 3 बजे के टाइम को बता रहा है ये, ठीक। और इसमें पहले वाली इमेज में हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पर है, मिनट वाली सुई हमारी 30 से आगे यानी कि 35 पर है। दूसरे वाले में हमारी ये 40 से आगे यानी कि 45 पर है। अब पूछा है कि कितना टाइम लगा होगा सुई को यहां से यहां जाने में। अब देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप डायरेक्ट टाइम गिन लो। टाइम कैसे गिन लो, देखो 7 पे थी, 5 मिनट यहाँ हो गया, 5 मिनट यहाँ हो गया, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट यहाँ 10 तक पहुंचने में हो गया यानी कि टोटल 15 मिनट हो गया। तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हो 15 मिनट। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। पहले इसका टाइम निकाल दिया 3:35, फिर इसका टाइम निकाल दिया 3:50, फिर दोनों को ऊपर नीचे रख के माइनस कर दिया। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो हाथ से ले लो, हाथ से लेने पे ये हमारा हो जाएगा इधर वाला 4 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया बचा 5 और 4 में से 3 गया बचा 1 और घंटा घंटा आपस में कट जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 15 मिनट। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरी वाली घड़ी में हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें 4 बज रहा है और इसमें हमारा कितना है, ये जो सुई है वो 4 से आगे है 3 के बाद, मतलब हम 3 के टाइम को लेंगे तो 3:40 हो रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि 3:40 से 4 बजे के बीच में कितने मिनट हुए। तो तरीका वही है, तरीका सेम, दो तरीके, चाहो तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचा के मतलब काउंट करते हुए पहुंचा दो। जैसे कि यहाँ से यहाँ 5 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 10 मिनट, फिर ये 15 मिनट और ये हो गया हमारा 20 मिनट, ठीक। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका इस तरीके से माइनस कर लो, ठीक। अब देखो इसमें क्या कहानी है, इसमें ये कहानी है कि 4 बज गया है। क्या 4 बजे को हम 3:60 कह सकते कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। तो हमने इसको 3:60 कह दिया और जो हमारा टाइम जिस तक हमें मतलब निकालना था वो था 3:40। तो दोनों को आपस में माइनस कर दो, 0 से 0 चला जाएगा, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 और 3 से 3 चला जाएगा, आंसर आएगा 20। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका आप लगा लो। इसी तरीके से तीसरा वाला है सी। सी में भी देखो यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे भी 6 बज रहा है, यहाँ पे है 6:05, यहाँ पे है 6:15, ये हमने निकाल लिया टाइम। तरीका सेम है, चाहो तो इसको आप सुइयों से काउंट कर लो, सुइयों से काउंट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 10 मिनट। और अगर आपको काटना है तो काट पीट आप कर लो इधर। तो 6:15 से हमें 6:05 तक का निकालना था, 5 में से 5 कट जाएगा बचेगा 0,
1 में से 0 जगह बचेगा 1, और 6 में से 6 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10 मिनट। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए इसको करने के। और ये जो आखिरी वाला है इसमें कहाँ गया, ये जो आखिरी वाला है इसमें, ये आपको खुद से ही करना होगा। अब इसके बाद में है ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, मतलब ये है कि आपको इसमें खाली सुइयां दी हैं और आपको बताना है कि सुइयां कहां पर होंगी। तो इसमें कहा है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी कि 6 बजने के बाद में 20 मिनट। ठीक है ना, तो चलो पहले 6 बजा लेते हैं। 6 बजा लेने का मतलब है कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो कहां पर होगी, वो होगी 6 पर। तो ये होगी हमारी घंटे वाली सुई। अब क्योंकि 20 मिनट हो रहा है तो भैया थोड़ा आगे बढ़ा दो 6 से। ठीक, अब इसके बाद में आपको 20 मिनट करना है, तो ये हमने 20 मिनट कर दिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ 15 मिनट होते हैं, 15 5 20, यानी कि 20 मिनट यहाँ पर होंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला, इसमें है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, यानी कि 7 बजे के बाद में 10 मिनट। तो पहले 7 बजा लो, ये हमने 7 बजा लिए। अब क्योंकि मिनट दिए हुए हैं तो थोड़ा आगे कर लो। अब 10 मिनट, ये तो 7 बज गए, अब ये हमने मिनट दे दिए, तो ये हो गया हमारा 7 10, है कि नहीं। अब इसके बाद में है 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock, यानी कि 8 बजे के बाद में आधा घंटा। तो पहले तो 8 बजा लो, अब क्योंकि आधे घंटे की बात है तो सुई हमारी तकरीबन आधा पार हो जाएगी, ये है घंटे वाली सुई और ये होगी हमारी मिनट वाली सुई। ठीक, तो ये हो गया 8:30। इसी तरीके से ये जो आखिरी वाला है ये आपको खुद से करना होगा। तो ये आप देख रहे हो, ये इसमें सॉल्यूशन है सारे के सारे। अब इसके बाद में अगला है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी कि जो आपकी स्कूल असेंबली, यानी कि सवेरे सवेरे जो प्रार्थना अर्चना होती रहती है वो कितना टाइम लेती है। तो जितना भी टाइम लेती हो आपको उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में है हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, यानी कि आपका लंच ब्रेक कितना लंबा होता है। तो आपका लंच ब्रेक जितना भी लंबा होता है उसका टाइम यहाँ आगे लिख दो। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, मतलब आपके स्कूल में कोई गेम्स का पीरियड होता है, अगर होता है तो आपको बताना है कितना लंबा होता है। जितना भी लंबा होता है उसको आप मिनट में यहाँ आगे लिख दो। और आखिरी है इज इट द सेम एज ऑल अदर पीरियड्स, मतलब जो आपका गेम्स का पीरियड है क्या उसका टाइम बाकी पीरियड जैसा ही है या फिर कम ज्यादा है। हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक्स, मेक ए गेस एंड देन चेक एट होम, मतलब यह है कि नीचे कुछ काम दिए हैं, आपको बताना है ये काम कुल कितने मिनट यानी कि कितना समय लेते होंगे। तो 1 लीटर दूध को उबालने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है 1 लीटर दूध कितने टाइम में उबलता होगा, 20 मिनट में, शायद 15 मिनट में। तो जो भी है यहाँ पे लिख दो। उसके बाद है फिलिंग ए बकेट, यानी कि बाल्टी को भरने में। तो बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट, तो ऐसे ही लिख दो। फिर है स्वीपिंग योर रूम, यानी कि अपने कमरे में झाड़ू लगाना। तो आपको अपने कमरे में झाड़ू लगाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी टाइम लगता है उसको आप यहाँ लिख दो। एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू, मतलब ये है कि आप 1 मिनट में स्नैप योर फिंगर्स, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी बार चुटकी बजा सकते हो। स्किप ए रोप, मतलब कितनी बार रस्सी कूद सकते हो। जंप अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे कूद सकते हो। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में आप ये तीनों काम कितनी बार कर सकते हो। राइट मोर सच एक्टिव फन एक्टिविटी इन दिस कॉलम, अब नीचे आपको ऐसे ही कुछ और फन एक्टिविटीज के बारे में लिखना होगा। हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, मतलब यह है कि आप बिना रुके कब तक बोले रह सकते हो। स्टैंड ऑन वन लेग, मतलब आप बिना डगमगाए कब तक एक पैर पे खड़े रह सकते हो। सिंग विदाउट ब्रेक, मतलब कि बिना रुके आप कितनी देर तक गा सकते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक इट, मतलब आप कितनी देर तक इन चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों ये काम करने में लगता है आपको, कितना टाइम आपको लगता है। जैसे कि रन 50 मीटर रेस, यानी आपको 50 मीटर रेस दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। कलेक्ट 50 पबल्स फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि जमीन से 50 ईंट या पत्थर उठाने में कितना टाइम लगेगा। और काउंट 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक गिनने में कितना टाइम लगेगा। लुक एट ए क्लॉक अगेन, यानी कि घड़ी पे दोबारा देखो। सॉल्व दिस वन, और जो ये जो नीचे आपको सवाल दिए हैं आपको घड़ी की मदद से उनको सॉल्व करना होगा। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, यानी कि जो मिनट वाली सुई थी वो 2 से शुरू हुई। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, यानी कि इसको 2 पे वापस आने पे कितने मिनट लगेंगे। तो मान लो ये हो गई हमारी घड़ी, इस घड़ी में यहां लिखा है 2 और ये हमारी मिनट वाली सुई, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये मिनट वाली सुई पूरा एक बार ये राउंड मार के दोबारा 2 पर आएगी तो उसको कितना मिनट लगेगा। तो मैंने आपको बताया था एक राउंड में हमारे कितने
60 मिनट लगते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 60। ठीक है, इसका आंसर होगा 60। इसके बाद में है व्हाट हैपेंस टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। मतलब ये है कि जो घंटा वाला, मतलब जो घंटे बताने वाली सुई थी, उसके साथ में क्या हुआ, क्या वो मूव करेगी? जी हाँ, बिल्कुल मूव करेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, यानी कि वो 1 घंटे के नंबर से दूसरे घंटे के नंबर तक चली जाएगी। ये हमारा पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। लुक, एक सेकेंड, लुक अराउंड यू, यानी कि अपने चारों तरफ देखो, एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। मतलब ये कि अपने आसपास अपने चारों तरफ देखो और बताओ ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने में 1 घंटे के करीब लग जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। मतलब ये है कि घर में खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। देखो डिपेंड करता है, अगर खूब सारा खाना बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम बनाओगे तो कम टाइम लगेगा। आस्क योर फादर इफ ही कुड कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। मतलब ये कि अपने पिता से पूछिए कि क्या वो आपकी माता जितना तेज खाना बना सकते हैं। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। मतलब ऐसे कौन से खेल हैं जिनको कि 1 घंटे से कम के समय में खत्म किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग डज फुटबॉल मैच टेक। और जो फुटबॉल का मैच है वो कितना टाइम लेता है। तो देखो ये जो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है ना कि फुटबॉल मैच कितना टाइम लेता है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका आंसर रिसर्च करके मुझे पता करके बताना होगा। रानी's डायरी, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। मतलब रानी ये कह रही कि चलो चल के देखते हैं मेरी जो बेबी सिस्टर है उसको। माँ आई हैव बॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। मतलब रानी ये कह रही है कि मैंने मुनिया के लिए मिठाइयाँ या फिर टॉफियाँ खरीदी हैं। बट शी कांट ईट, शी इज टू स्मॉल। उसकी मम्मी कह रही हैं लेकिन वो खा नहीं सकती क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। एंड शी डजेंट इवन टॉक। अब ये जो लड़की कह रही है कि जो मुनिया है वो तो बात भी नहीं करती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस स्लोली एज शी ग्रो अप। अब इसकी मम्मी कह रही हैं कि वो ये सब करना शुरू कर लेगी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking। मतलब ये है कि ये जो रानी है ये कह रही है कि मैं अपनी डायरी में ये सब लिख लूंगी कि जो मुनिया है ये कब इसने पहले खाना खाया, कब बात करी और कब इसने चलना शुरू किया। Here are some pages from रानीज डायरी। अब ये रानी की डायरी में से कुछ पेज हैं, ये नीचे हमारे ये वाले। मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तारीख जम्बल्ड है। मतलब यह है कि यहाँ पे 5 मार्च 2005 का दिया है तो यहाँ पे 15 सितंबर 2005 का दे दिया और यहाँ पे 10 नवंबर का दे दिया। इसी तरीके से आगे पीछे डेट की ये सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं। नीचे इन्होंने ये कहा है कि आपको मुनिया की जो टाइमलाइन है उसमें टाइम के हिसाब से जो हमारे जो भी मतलब घटना हुई है उसको लिखना होगा। जैसे कि सबसे पहले 5 तारीख और तीसरे महीने यानी कि 5 तारीख मार्च 2005 में मुनिया का जन्म हुआ, तो ये पहला एंट्री थी। उसके बाद में दूसरी एंट्री हमारी होगी इसके सबसे करीबी तारीख की। तो इसका सबसे करीबी तारीख कौन सी है, तो वो होगी इसकी 5 सितंबर की। 5 सितंबर 2005 मुनिया एट एंड बनाना, मतलब मुनिया ने बनाना खाया, तो ये होगी इसकी दूसरी एंट्री। अब इससे करीबी की डेट ढूंढ लेते हैं, तो वो है हमारी सेम महीने की जो कि है 15 सितंबर 2005। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, मतलब मुनिया का पहला दांत आया, तो ये हो गई तीसरी एंट्री। अब इसके 5 मतलब इसके करीब की जो डेट है वो है हमारी 10/11/5 की, मतलब कि 10 तारीख नवंबर 2005 की। तो इसमें मुनिया जो थी वो बैठ गई, सेट अप। उसके बाद की अगली एंट्री है 20 नवंबर 2005 की जो कि सबसे ज़्यादा करीबी है। और इस तारीख को जो मुनिया है वो क्राउलिंग, मतलब कि उसने अपने घुटनों पर चलना सीख लिया। फिर उसके बाद की करीबी जो डेट है वो है सितंबर की, 5 सितंबर 2005। नहीं, ये नहीं होगी, ये तो करीब की आ गई ना, ये गड़बड़ है। तो अगली इसमें होनी चाहिए, हाँ ये होगी 5 जनवरी वाली। तो ये जो 5 जनवरी 2006 जो कि अगले साल का हो गया है, मतलब 2005 था ना, अभी 2006 यानी कि 1 साल बीत गया है। तो इसमें मुनिया स्टूड अप ये हमारा अगला होगा। और आखिरी वाला हमारा होगा 2 फरवरी 2006 का,
जिसमें मुनिया ने चलना शुरू कर दिया। तो यह है हमारी पूरी टाइमलाइन मुनिया की। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन September 2000 इन September। हाउ मेनी मंथ्स ओल्डर वॉज शी देन। मतलब यह है कि जो मुनिया है उसका पहला दांत आया था सितंबर में। तब आपको बताना है मुनिया कितनी ओल्ड है, मतलब तब मुनिया की उम्र क्या है। तो देखो आपको पता है मुनिया का जन्म कब हुआ है, वो देख लेते हैं। मुनिया का जन्म हुआ था, एक सेकेंड, मार्च में, ठीक है। और इसमें कहा है कि सितंबर में उसके दांत आए हैं। तब आपको बताना है वो कितने महीने की है। तरीका बहुत आसान है, मार्च से लेकर सितंबर तक के महीने गिन लो, ठीक है। चलो गिन लेते हैं। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलो इस पे मैं कर देता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका आंसर होगा 6 मंथ। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वैन। मतलब यह है कि मुनिया कितनी उसकी उम्र थी जब नीचे दी हुई घटनाएं हुई। शी फर्स्ट सेटअप, मतलब वो कब बैठी थी? तो वो बैठी थी नवंबर में। चलो फिर से रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो इसमें मुनिया कब बैठी थी? सेट अप कहाँ गया? हाँ ये है, मुनिया सेट अप 10 नवंबर 2005। तो मुनिया नवंबर में बैठी थी और तब वो 8 महीने की थी। चाहो तो काउंट करके देख लो, मार्च में उसका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने की। इसके बाद में है शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो देखो इसका इसका आंसर सेम है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 6 महीने लिख दो। इसके बाद में है वॉट डिड शी डू फर्स्ट, वॉकिंग, ईटिंग ए बनाना। मतलब उसने पहले चलना शुरू किया था या फिर बनाना खाया था। तो चलो फिर से रिकॉर्ड पे चलते हैं। तो रिकॉर्ड में पहले क्या हुआ है, उसने पहले बनाना खाया है, चलना उसने एकदम आखिरी में शुरू किया है। तो पहले जो हुआ था वो था हमारा वॉकिंग, सॉरी ईटिंग एंड बनाना। वॉकिंग उसने सबसे आखिरी में किया है। उसके बाद में है क्राउलिंग और स्टैंडिंग। मतलब पहले क्या उसने घुटनों पे चलना शुरू किया था या फिर वो खड़ी हुई थी पहले? तो पहले उसने घुटनों पे चलना शुरू किया था, उसके बाद में वो खड़ी हुई है। तो फिर इसमें आएगा हमारा क्राउलिंग। इसके बाद अगला है रानी हैड ए पेट पपी। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट आइज, शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। मतलब यह है कि रानी के पास में एक पिल्ला है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पिल्ले होते हैं ये जब पैदा होते हैं तो ये पैदा होते ही आंख नहीं खोलते हैं, ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद आंख खोलते हैं। तो वही कह रही है कि जब भी इनका पिल्ला पैदा हुआ उसके बाद में उसने 2 हफ्ते बाद में आंख खोली और फिर उसने अपने पिल्ले को बढ़ते हुए देखा। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। मतलब ये है कि 3 हफ्ते बाद में उसके पहली बार दांत आए और उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबली। मतलब 4 हफ्तों बाद में वो इधर उधर चलने लग गया लेकिन वो तब भी लड़खड़ा रहा था। इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ It had full set of teeth by the time it was 7 month old। मतलब यह है कि जब तक वो 7 महीने की उम्र में पहुंचा तब तक वो ठीक तरीके से, मतलब उसके पूरे दांत आ गए थे, पूरा सेट आ गया था दांतों का। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। मतलब यह कि 1 साल बाद जो पिल्ला था अब वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, मतलब बड़ा कुत्ता हो गया है और उसके अब खुद के पिल्ले हो गए हैं। नाउ मेक ए टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। मतलब यह है कि आपको अपनी कॉपी में ये जो कुत्ता है इसकी लाइफ का जो पूरा टाइमलाइन है, जैसे आपने मुनिया का बनाया था वैसे ही आपको बनाना होगा। तो ये मैंने आपके लिए इसमें टाइमलाइन बना दिया है। आफ्टर 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते बाद उसने आंखें खोली। आफ्टर 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते बाद उसके दांत आना शुरू हो गए और उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स यानी कि 4 हफ्तों बाद इट स्टार्ट वॉकिंग, मतलब उसने लड़खड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया। आफ्टर 7 मंथ इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ, यानी कि 7 महीनों बाद उसके सारे के सारे दांत आ गए। आफ्टर 1 ईयर इट गॉट इट्स ओन पपीज, यानी कि 1 साल बाद वो बड़ा हो गया और उसके खुद के पिल्ले हो गए। तो ये है वो जो पपी था उसका पूरा टाइमलाइन। नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। अब जो मुनिया और रानी का पपी है उसके बीच का फर्क आपको पता करना है। तो आपको इसके लिए जो टाइमलाइन है उसकी मदद लेनी होगी। तो पहले तो दिया है पोजीशन,
इसमें पहला है स्टार्टेड वॉकिंग, यानी कि चलना कब शुरू किया था। तो मुनिया ने चलना कब शुरू किया था, तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं इसका रिकॉर्ड कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, शी स्टार्टेड वॉकिंग, तो उसका जन्म हुआ था 2005 में, वो 2006 में उसने चलना सीखा था, यानी कि तकरीबन 1 साल के करीब हो गया था जब मुनिया ने चलना सीखा था। और पपी ने कब चलना सीखा था, तो पपी ने चलना सीखा था, कहाँ गया, हाँ 4 हफ्तों बाद, यानी 4 हफ्तों बाद पपी ने चलना सीख लिया था, तो यहाँ पे 4 वीक्स लिख दो। इसके बाद है एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार खाना खाया। तो मुनिया ने पहली बार खाना कब खाया था, एक सेकेंड, हाँ मुनिया ने 9वें महीने में, मतलब कि 5/9/2005 में पहली बार बनाना खाया, जो कि हमारा खाने के बराबर होता है, यानी कि उसने 6 महीने बाद खाना खाया था। और पपी ने कब खाया था वो भी देख लेते हैं। तो पपी ने इट स्टार्टेड ईटिंग, 3 हफ्तों बाद ही उसने खाना खा लिया था। तो मुनिया का होगा 6 महीने और पपी का होगा 3 हफ्ते। गॉट द फर्स्ट टूथ, यानी कि पहला दांत, तो मुनिया का पहला दांत कब आया था, एक सेकेंड। तो मुनिया का पहला दांत था 15/9/5, यानी कि ये भी तकरीबन 6 महीने के बाद का ही आया था। और पपी का पहला दांत कब आया था, तो पपी का पहला दांत था गॉट इज टीथ, हाँ आफ्टर 3 वीक्स, यानी कि मुनिया का 6 महीने और पपी का 3 हफ्ते बाद दांत आ गए थे। इसके बाद में है फाइंड आउट, यानी कि पता करो। डू ऑल एनिमल्स ग्रोज एट द सेम स्पीड, यानी कि सारे के सारे जो जानवर हैं क्या वो एक जैसी रफ्तार से बढ़ते हैं, तो आंसर इसका होगा नो, यानी कि नहीं, हर जानवर की बढ़ने की जो रफ्तार है वो अलग होती है। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, यानी कि आपको चर्चा करनी है ग्रोथ पर, यानी कि कौन कैसे बढ़ता है। हैन, काउ और बर्ड, यानी कि आपको मुर्गी, गाय और चिड़िया, इन तीनों की ग्रोथ, यानी कि तीनों कैसे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करनी है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल्स, यानी कि आपको बड़े जानवर और बेबी जानवर की पिक्चर बनानी होगी। हियर आर द पिक्चर ऑफ ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, मतलब ये है कि यहाँ पर 3 ग्रैंडफादर हैं जो कि अपनी फोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें आपको सबसे बूढ़ा कौन लग रहा है। तो सबसे पहले हैं एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, यानी कि हाथी अप्पू के दादाजी, जिनकी उम्र है 95 ईयर ओल्ड, मतलब जिनकी उम्र है 95। फिर है चूचूस रैट्स ग्रैंडफादर, जिनकी उम्र है 2 साल। और आखिरी में है रानीज ग्रैंडफादर, जिनकी उम्र है 70 ईयर्स। अब इसी से जुड़े हुए आगे क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको कर लेते हैं। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, मतलब ये पूछ रहा है कि जो अप्पू के दादा हैं, मतलब ये वाले दादा, रानी के दादा से कितने ज्यादा बूढ़े हैं। तो देखिए आपको पता है अप्पू के दादा 95 ईयर के हैं, रानी के दादा 70 ईयर्स के हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा डिफरेंस। उसके बाद में है विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रोन एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर, मतलब ये है कि जो चूचू है क्या उसके दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बूढ़े हो पाएंगे, तो आंसर है नहीं, यानी कि नो। रीजन ये है कि जो रैट यानी कि चूहा होता है उसकी लाइफ स्पैन, यानी कि उसका जीवन हाथी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसीलिए किसी भी हालत में चूहा उतनी उम्र तक नहीं जी सकता है। इसके बाद अगला है हाउ मच यंगर इज चूचूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, यानी कि चूचू के जो दादाजी हैं वो रानी के दादाजी से कितने साल जवान हैं, मतलब कितने साल छोटे हैं। तरीका सेम, पहले लिख दो रानी के ग्रैंडफादर की एज, फिर लिख दो चूचू के ग्रैंडफादर की एज, दोनों को आपस में माइनस कर दो, आंसर आएगा 68, और यही है हमारा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे आपको लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 लेटर दिखेंगे। अभी तो इन लेटर का कोई काम नहीं है, लेकिन आगे इन्हीं लेटर से जुड़े हुए काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल है आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 156, यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स, मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि आतिफ ने 156 को अपना जो खत यानी कि अपना जो लेटर था वो लिखा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपको ये तो याद होगा कि नंबर्स में हम किस तरीके से लेटर्स में हम किस तरीके से अपनी डेट को लिखते थे।
जैसे कि यहाँ है 156 को इन्होंने 1 मई 2006 कर दिया, क्योंकि 1 तारीख हो गई, 5वां महीना हमारा होता है मई और 06 हमारा होता है 2006। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके बाद में आपको नीचे ऐसे ही डेट दिए हुए हैं और आपको इन डेट को इस तरीके से लेटर्स में मतलब वर्ड्स में लिखना होगा। जैसे कि पहला इसमें था 5/5/6, 5 तारीख 5वां महीना जो कि होता है मई 2006। ऐसे 20/5/6, 20 तारीख 5वां महीना जो कि होता है मई 2006। ऐसे ही 7/6/06 यानी 7वां महीना, सॉरी 7 तारीख और छठा महीना जो कि होता है जून और 2006। इसी तरीके से 1107, तो आपको बताना है ये हमारा क्या होगा। ऐसे ही राइट दीज डेट्स इन नंबर्स, मतलब नीचे की जो डेट दी हुई है उसको आपको नंबर में लिखना होगा। जैसे 1 जून 2006, तो एक को ऐसे लिख दिया, स्लैश लगा दिया। जून हमारा छठा महीना होता है तो यहाँ लिख दो 6 और 2006 को लिख दो 06। इसी तरीके से 30 मई 2006, तो 30 हमने डेट लिख दी, स्लैश मई हमारा 5वां महीना होता है तो यहाँ लिख दिया 5। इसके बाद 2006 को लिख दिया हमने 06। इसके बाद में जो आखिरी है 10 अगस्त 2007, ये आपको खुद से ही करना होगा। अब इसी में अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, यानी ये है कि अजमेर से नागपुर तक लेटर को पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो देखिए इसके लिए हम फिर से लेटर्स पर जाते हैं। तो लेटर सबसे पहले लिखा था आतिफ ने, ठीक। तो आतिफ ने जब लेटर लिखा था, उसने इस लेटर को लिखा था 1/5/6 यानी 1 तारीख 5वां महीना 2006 को, ठीक है। और ये लेटर आया है लड़की के पास में, एक सेकेंड कहाँ गया, किधर गया, हाँ ये रहा। तो लड़की के पास में ये जो लेटर है ये आया है 7/5/2006 को, और इसमें लिख रही है आई एम डूइंग वेल हेयर, आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, यानी कि मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला। यानी कि इस लड़की को ये जो लेटर है ये 6 तारीख को मिल गया था। देखो 1 को उसने भेजा, 6 को मिल गया, यानी कि 5 दिन लग गए इस लेटर को अजमेर से नागपुर तक पहुंचने में। तो यहाँ पे आप लिख दो 5 डेज, यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है जो कि एकदम गलत है, इसको काट के आप यहाँ लिख दो 5 डेज, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, यानी कि आतिफ अपनी नानी की जगह पर कितने दिन बिताएगा। तो देखो इसमें पहले तो ये देख लो कि आतिफ कब अपनी नानी के यहाँ जाएगा और कब तक वहां रहेगा। तो आतिफ का ये रहा लेटर, और आतिफ ने ये कहा था माई हॉलीडे स्टार्टेड टुडे, आई एम गोइंग एट माई नानीज प्लेस। हाँ, आतिफ अपनी नानी के यहाँ 5 तारीख को जाएगा और लौटेगा वो 20 तारीख को, मतलब वो 5 से 20 रहेगा। तो आप 20 में से 5 को घटा दीजिए, आंसर आएगा 15। यानी कि जो आतिफ है वो अपनी नानी के यहाँ 15 दिन रहने का प्लान बना रहा है, मतलब वो अपनी नानी के यहाँ 15 यानी कि 15 डेज रहेगा। फिल इन द टेबल्स, मतलब नीचे आपको टेबल में भरना होगा डेट और क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो इसमें पहला दिया हुआ है शबानास हॉलीडे, यानी कि शबाना की छुट्टी। तो नीचे मैंने इसीलिए इसमें जो लेटर था शबाना का उसकी इमेज लगा दी है, जिससे कि आपको ये करने में आसानी हो। तो देखिए शबाना की छुट्टी कब शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 1 जून से, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। और कब खत्म हो रही थी, वो हो रही थी 10 अगस्त को। अब इसमें बताना था कितने दिन चलेगी। तो देखो जून से अगस्त तक की आपको दिन निकालना था। तो जून में हमारे कितने दिन होते हैं जून के महीने में, बताइए। जितने दिन हो उनको लिख लो। उसके बाद में जुलाई आएगा, जुलाई में जितने दिन है उसको लिख दो। फिर आएगा अगस्त, अगस्त के आपको सिर्फ 10 दिन लिखने हैं और फिर तीनों को ऐड कर दो, तो आंसर आएगा हमारा 71। इसके बाद में है आतिफ हॉलीडे, यानी कि आतिफ का हॉलीडे कब तक चला। तो देखो आतिफ की जो छुट्टी है वो शुरू हुई थी टुडे यानी कि आज से, और आज की क्या डेट थी, आज की डेट थी 1/5/2006, और इसकी छुट्टी रहेगी 3/6/2006 तक। यानी कि ये 5वें महीने में इनकी छुट्टी शुरू होगी और छठे महीने में खत्म होगी। तो 5वां महीना पूरा का पूरा जाएगा और छठे महीने की 30 तारीख यानी कि छठा महीना भी पूरा का पूरा जाएगा। तो एक तो महीना उसका होगा 30 का, दूसरा होगा 31 का, तो टोटल इसके होंगे
61 दिन यानी कि 61 डेज की छुट्टी मिलेगी आतिफ को। इसके बाद में है ऑन 15th May 2006 चंद्रन वेंट टू ए शॉप टू बाय बटर, यानी कि 15 मई 2006 को चंद्रन दुकान गया बटर यानी कि मक्खन खरीदने। ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। उसने पैकेट चेक किया इसलिए ताकि वो देख सके कि जो बटर है क्या वो खाने लायक है, मतलब वो सुरक्षित है, जिसको खाया जा सकता है। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, यानी पैकेट पे लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, यानी कि पैकिंग होने के 180 दिन तक ये जो बटर है ये सही रहेगा। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, उसके बाद उसने जिस दिन पैकिंग हुई थी उसकी डेट चेक करी। इट वॉज 15/16, यानी कि वो डेट थी 15 जनवरी 2006। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। अब आपको मदद करनी है इसकी, ये जो लड़का है इस चीज का मतलब फैसला करने में, मतलब ये चीज तय करने में कि उसे ये बटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, मतलब ये किस महीने में बटर पैक हुआ था। तो देखो बटर हमारा किस महीने में पैक हुआ है, वो है पहले महीने में जो कि होता है जनवरी, ठीक है। इन विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/16, यानी कि किस महीने में हमारे 180 दिन पूरे हो जाएंगे। तो 180 दिन हमारे तकरीबन 6 महीने के बराबर होता है, और पैकिंग हुई थी पहले महीने में, तो हमारा छठा महीना कौन सा होगा, छठा महीना होगा हमारा जून। इसके बाद में है कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15th May 2006, क्या वो 15 मई 2006 को इस बटर को खा सकता है। तो आंसर होगा यस, यानी कि हाँ, क्योंकि 15 मई, मई तो हमारा कौन सा पांचवा महीना ही तो हुआ, छठे महीने यानी कि एक्सपायरी डेट से पहले का है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय, मतलब यह है कि क्या आप जो चीजें खरीदते हो उसकी पैकिंग डेट चेक करते हो। हाँ मैं तो करता हूँ। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, मतलब ये कि आपने ऐसी दवाइयां देखी हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हाँ मैंने तो देखी है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, मतलब यह है कि वो तारीख हमें ये बताती है कि किस दिन के बाद ये जो दवाई है ये लेना सुरक्षित नहीं होगा। इसके बाद में अगला है फाइंड आउट, यानी कि पता करो। विच आर दी अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट, मतलब ऐसी कौन कौन सी दूसरी चीजें हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ में आती हैं। ऑन कफ सिरप इट वॉज रिटन, मतलब कफ सिरप यानी कि जो खांसी का सिरप था उस पर लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी जिस दिन ये बना है 7/3, यानी कि 7वां महीना 2003। दिस शोज इट मेड इन जुलाई 2006, यानी कि 7वां महीना यानी कि जुलाई 2006। एक्सपायरी डेट 7/5, दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू ईट, मतलब ये है कि ये जो तारीख है 7/5 ये दिखाता है वो महीना, वो तारीख जब तक इस दवा को लेना सेफ है। तो देखो 7वां महीना मतलब कि जुलाई, और 05 यानी कि 2005, तो ये डेट हो जाएगी जुलाई 2005 की। व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5, तो मैं आपको बता चुका हूं ये होती है जुलाई 2005। हाँ ये रही जुलाई 2005। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005, क्या कफ सिरप को सितंबर 2005 में लेना सेफ होगा। तो आंसर होगा नो, क्योंकि देखो सितंबर हमारा कौन सा महीना होता है, 7वां होता है जुलाई, ठीक है। उसके बाद अगस्त हो जाएगा 8वां, नवंबर हो जाएगा हमारा 9वां, उसके बाद में हमारा सितंबर नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टुनटुन मिस्ड द ट्रेन, टुनटुन स्कूल हैड क्लोज फॉर समर हॉलीडे, ही वेंट टू हिज ग्रैंडमास प्लेस, मतलब जो टुनटुन था उसके स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे, वो अपनी ग्रैंड माँ यानी कि नानी के यहाँ गया। ही मेट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर, वो वहां पे उसके कई सारे कजन से मिला। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम, वो वहां पे खुद को बहुत इंजॉय कर रहा था और वापस घर नहीं लौटना चाह रहा था। उसके बाद इनकी मम्मी आके कहती हैं टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन इवनिंग, मतलब इनकी मम्मी आके ये कहती हैं कि टुनटुन अपने बैग को पैक कर लो क्योंकि जो ट्रेन है वो 5:30 बजे शाम को निकल जाएगी। ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस अवर ट्रेन, तो टुनटुन कहता है कि अरे हम लोग बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं, मैं ये इच्छा कर रहा हूं कि काश जो ट्रेन है वो हम लोग मिस कर दें। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15 बट गेस व्हाट दे एक्चुअली मिस द ट्रेन, मतलब यह है कि टुनटुन और इसके माता पिता 5:15 पे पहुंच गए स्टेशन,
लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेन मिस हो गई। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच दिस स्टेशन एट 5:15 बट गेस वॉट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। मतलब वो 5:15 पे पहुंच तो गए लेकिन तब भी अपनी ट्रेन मिस कर बैठे। तो टुनटुन खुशी में कह रहा है हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। मतलब टुनटुन ये कह रहा है कि हुर्रे, इसका मतलब ये है कि मैं आज वापस नहीं जा रहा हूँ। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन? मतलब ये है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो लोग अपनी ट्रेन क्यों मिस कर गए? एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग। मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो सुबह 5:30 बजे ही चली गई थी। टुनटुन पेरेंट्स वर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। मतलब जो टुनटुन के पेरेंट थे वो थोड़े अपसेट हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर से ये पूछा, आवर टिकट सेट 5:30, मतलब हमारी टिकट तो ये कह रही है कि जो ट्रेन है वो 5:30 पे छूटेगी, बट सर दिस मीन 5:30 इन मॉर्निंग। तो टीटी ये सुनकर ये कहता है कि सर इसका मतलब है 5:30 बजे सुबह। तो इनके पिताजी ये सुन के कहते हैं, ओ यस, अरे हाँ, हाउ कुड आई फॉरगॉट दैट, मतलब मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन इवनिंग। मतलब ये है कि इनके पिताजी ये कह रहे हैं कि जो रेलवे है वो 15:30 लिखता है शाम के 5:30 बजे के लिए। तो ये सुन के बच्चा कहता है वाई, मतलब बच्चा पूछ रहा है क्यों। तो इनकी मम्मी आंसर दे रही हैं, बिकॉज दे यूज ए 24 आवर क्लॉक। मतलब ये है कि वो लोग 24 घंटे की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। टाइम बाय योर वॉच। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो घड़ी की इमेज मैंने आपको दिखाई थी वो 12 घंटे की घड़ी थी, लेकिन जो रेलवे होता है और जो आपके मोबाइल फोन है उसमें ऑप्शन होता है 24 घंटे की घड़ी करने का। देखो 12 घंटे और 24 घंटे की घड़ी में फर्क क्या होता है। पहले क्या होता है कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक एक राउंड चलता है, फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक दूसरा राउंड चलता है। मतलब ये है कि 12 बजे की घड़ी में जो टाइम है वो 2 बार रिपीट होता है, लेकिन जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें टाइम रिपीट नहीं होता है, बल्कि 12 के बाद में फिर से 1 बजने की बजाय 13 बज जाता है, 14 बज जाता है, 15 बज जाता है। मतलब ये है कि 1 बजने की बजाय 13 बज जाएगा, 2 बजने की बजाय 14 बज जाएगा, 3 बजने की बजाय 15 बज जाएगा। इस तरीके से टाइमिंग चलती है। 1 क्लॉक इन आफ्टरनून, मतलब यह कि दोपहर में 1 बजे, तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से वो 13 बजेंगे। ये आपको निकालना बहुत ही आसान है। आपकी नॉर्मल घड़ी है 12 घंटे वाली, तो वो डाल दो, प्लस जो भी आपका टाइम हो रहा है दोपहर के टाइम का वो डाल दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 13। इसी तरीके से 2 o'clock इन आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का 2 बजे। दोपहर का 2 बजे का मतलब है 12 बजे के बाद में 1 2 फिर से 2 बजे। ठीक है, तो इसको भी वही कर लो, 12 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 14 o'clock। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल टाइम वाला। फिर है हमारा 3 o'clock इन आफ्टरनून, मतलब दोपहर में 3 बजे। तो देखो 12 बजे टाइम हो चुका है, फिर 3 बजे, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा हो गया ना 12 से, तो आंसर आएगा 15। तो यहाँ लिख दो 15 o'clock। देखो मैंने कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ में लिखा है। फिर है 3:30 इन आफ्टरनून, यानी कि 3:30 दोपहर में। तो देखो 15 बजे जो था वो 3 बज रहा था, तो 3:30 हमारा 15:30 नहीं हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो। फिर है 6 o'clock इन इवनिंग, यानी कि शाम को 6 बजे। ये भी हमारा 12 बजे के आगे ही निकल रहा है, मतलब दोपहर वाले के आगे ही निकल रहा है ना, तो इसमें भी आप 12 प्लस 6 कर दो, आ जाएगा 18। फिर है 9 o'clock इन इवनिंग, इसमें भी 12 प्लस 9 कर दो, आ जाएगा 21। इसी तरीके से हमारा आखिरी है 12 o'clock एट मिडनाइट। तो देखो जो 24 घंटे की घड़ी है उसमें अगर आप रात के 12 बजे का टाइम देखोगे तो वहां पर 1 या 2 नहीं लिखा होगा, बल्कि इस तरीके से 00 लिखा होगा। नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? मतलब यह कि अब आप बता सकते हो कि जो 24 घंटे की घड़ी है उसको 24 घंटे की घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो घड़ी 24 घंटे का टाइम दिखाती है। सपोज ए ट्रेन लीव 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटन ऑन रेलवे टिकट वुड बी। मतलब ये मान लो कि कोई घड़ी है जो कि 8:30 बजे छूटेगी। अब जो टाइम होगा जो कि टिकट पे लिखा होगा वो क्या होगा? तो देखो 12 बजे तक तो घड़ी सेम रहनी है कि नहीं रहनी है, उसके बाद में 8:30 का टाइम होना है, तो इसको ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 20:30, यानी कि 20:30 लिखा होगा आपके टिकट के ऊपर। देखो मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है। इन 12 आवर क्लॉक ईच टाइम
कम ट्वाइस इन अ डे। इसमें क्या है कि 12 घंटे वाली घड़ी में हर बार 2 घंटे आते हैं, मतलब कि पूरे दिन में 2 बार कोई भी घंटा आता है। सो 5:30 इन अ मॉर्निंग इज 5:30 AM, 5:30 इन अ इवनिंग इज 5:30 PM। अब देखो इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी टाइम हमारे दिन में 2 बार आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम दिन वाले की बात कर रहे हैं कि रात वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर दिन का टाइम होता है तो उसके बाद में AM लगाया जाता है, और अगर रात का टाइम होता है तो उसके बाद में PM लगाया जाता है। व्हाट अबाउट 7:30 इन आफ्टरनून? तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि दिन के 12 बजे से पहले हमारा AM लगेगा और दिन के 12 बजे के बाद में हमारा PM लगेगा। तो 12:30 हमारा 12 बजे के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके बाद में PM लगेगा। दैट इज 12:30 PM, वो हमारा 12:30 PM होगा। आफ्टर 12 ओ क्लॉक एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट। मतलब ये है कि 12 बजे के बाद में हम लोग आधी रात तक PM का यूज करते हैं। वही चीज बता रहे जो मैंने आपको बताया है। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। मतलब ये है कि आपने अब तक सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जो टाइम है वो कहीं पे नोट कर ही लिया होगा या फिर आपको समझ में आ गया होगा। राइट हेयर यूजिंग AM PM, मतलब यह है कि अब आपको वो टाइम AM और PM लिखकर यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले तो जिस टाइम पे आपका सूर्य उदय हो रहा है आपकी जगह पे उसको AM करके लिख दो, और उसके बाद में जिस टाइम पे सूर्य अस्त हो रहा है उसको PM करके लिख दो। हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीन यूज्ड? मतलब यह है कि क्या आपने 24 घंटे की घड़ी को कहीं पे इस्तेमाल होते हुए देखा है? तो कहाँ कहाँ देखा होगा? देखो आपको ये जो घड़ी ये रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी इस्तेमाल होते हुए, हॉस्पिटल में मिल जाएगी इस्तेमाल होते हुए, और हो सकता है स्कूल स्कूल में मिल जाए आपको इस्तेमाल होते हुए। तो जहां पर भी आपको ये घड़ी दिख रही है आपको उन जगहों के नाम यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।